हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं साई क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लगातार देखते रहिए वीडियो को। हम पिछले वीडियो में बताए थे केंद्रक के बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाए थे। समांतर चतुर्भुज के नियामक के बारे में बताए थे, किस तरह से 3 नियामक लगातार दिया रहता है तो चौथा नियामक निकालते हैं। आज हम बताएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसका तीनों नियामक पता हो, त्रिभुज का तीनों नियामक पता हो, तीनों कोऑर्डिनेट पता हो, तो उसका हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वादा करते हैं कि आपके दिमाग में पूरी बात चल जाएगा और ऐसा कभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया हुआ देखा होगा। आइए शुरू करते हैं। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि त्रिभुज ABC की सभी नियामक ज्ञात हो, त्रिभुज के तीनों नियामक ABC, त्रिभुज के तीनों नियामक ज्ञात रहेगा तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। मान लेते हैं कि कोई x अक्ष और y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हमको निकालना है क्षेत्रफल, एरिया। मान लेते हैं कि A, B और C दो त्रिभुज है। ABC एक क्या है? त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। इसका नियामक दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये x1, y1, ये हो गया x2, y2, x2, y2 और ये हो गया x3, y3। तीनों नियामक मालूम रहेगा, दिया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। और गौर से देखिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा। हम किस तरह से इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र को सिद्ध कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? बहुत ही इजी मेथड से। क्या करते हैं, सबसे पहले हम तीनों शीर्षों से लंब खींच लेते हैं। x अक्ष पर लंब डाल देते हैं, यहाँ से भी लंब डाल देंगे, यहाँ से भी लंब डाल देंगे। लेकिन प्रत्येक शीर्ष से, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से x अक्ष पर लंब खींच दिए। चलिए इसका नाम रख दिए M, इसका नाम L, इसका नाम M। अब हमको इसका एरिया चाहिए, त्रिभुज ABC का एरिया चाहिए। ये x2, y2 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाला हमारा हो जाएगा x2। और ये दूरी अगर हम जानना चाहें तो हो जाएगा इसका जो नियामक है x1। अगर इस दूरी को जानना चाहें तो ये जाएगा x3, क्योंकि ये दूरी x3 से होगा कि इसका x3 नियामक है, मतलब ये दूरी ही तो इसका x नियामक होता है। ये दूरी होता है y नियामक, इसलिए यहाँ से यहाँ होगा x, यहाँ से ON जो है इसका नाम O है, तो ON हो गया x3, x1 ही होगा इतना। ON हो गया x1, ON क्या हो गया x1, क्योंकि x1 इससे दूरी हुआ, इसका नियामक x1, y1 है। x1 कहने का मतलब जो होता है x अक्ष की ओर चली गई दूरी इतना, ये हो गया x1। इसलिए अब ये क्या है x2 है, क्योंकि इसका x नियामक x2 है। x2 कहता है कि यही दूरी तो होता है x2, ये हो गया x2। यहाँ से अगर हम ये दूरी भी निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। पूरा में ये वाला माइनस कर देंगे, मतलब x1 में घटा देंगे x2, ये निकल जाएगा। अगर ये हमको निकालना है तो ये निकल जाएगा पूरा में, पूरा यहाँ से आ जाए x3 में ये वाला घटा देंगे x1, तो x3 माइनस x1 ये हो जाएगा। x3 माइनस x1 इतना हो गया, ये हो गया x1 माइनस x2। यहाँ पर लिखे हैं माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें A का नियामक हमको
y3 x3 कॉमा y3 है। अब हम क्या किए इसमें, बिंदु A, B तथा C से, बिंदु A, B तथा C से L, M तथा M, AL इसको बता दीजिए, AL, BM तथा CM लंब x अक्ष पर लंब खींचा, x अक्ष पर लंब खींचा। तो यहां से हो जाएगा, जब यहां से सब लंब खींच लिए हैं तो हम लिख सकते हैं OM बराबर x2, OM बराबर ये दूरी हो जाएगा OM x2, यहाँ से यहाँ में हो गया OL बराबर x1, OL बराबर x1, यहाँ से यहाँ हो गया OM बराबर हो जाएगा x3। अब OM हो गया ML बराबर, अगर ML चाहिए तो ML बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2। देख रहे विद्यार्थी, यहाँ पर है ML क्या है, इस दूरी में, यहाँ तक की दूरी में इस दूरी को घटा है, मतलब x1 में x2 घटाते तो ये निकल गया। हमको निकालना LM, तो LM पूरा दूरी है x3 में x1 घटा देंगे, ये निकल जाएगा LM। यहाँ से LM बराबर हो जाएगा x3 माइनस x1। चलिए अब हम चलेंगे, इधर अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा BM कितना हो जाएगा, BM हो जाएगा y2, BM बराबर y2, AL बराबर y1, ये दूरी AL ये हो गया, ये दूरी मतलब इसका y1, और CL हो जाएगा, CL बराबर हो जाएगा y3। ये इतना आया है इस ग्राफ से हम मान निकाल रहे हैं ये सब का। अब हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज इसलिए लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ABC का क्षेत्रफल ये देखिए, दो समलंब बन रहा है, इस समलंब का क्षेत्रफल प्लस इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दोनों समलंब का क्षेत्रफल का योग, इस समलंब का क्षेत्रफल प्लस ये समलंब का क्षेत्रफल, दोनों का योग करेंगे। और जब दोनों योग करेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो शामिल है, लेकिन उसमें इन दोनों का भी क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल भी शामिल हो जाता है। जबकि हमको चाहिए सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो क्या करेंगे कि ये दोनों समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों समलंब के क्षेत्रफल ज्ञात करने के उपरांत इस समलंब का क्षेत्रफल BMNC, ये BMNC का क्षेत्र समलंब बन रहा है, उसका एरिया माइनस कर देंगे पूरा में, तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमको ज्ञात करना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC को कैसे ज्ञात करें, फिर से समझिए इसको। इसमें देखिए दो समलंब बन रहा है, एक समलंब ये, तो इस समलंब का हम अगर एरिया निकालते हैं तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब ये भाग भी ये भाग भी, और साथ में जब इस समलंब का एरिया निकालेंगे तो इसमें इस त्रिभुज एक भाग आएगा। दोनों समलंब का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज इतना पूरा त्रिभुज ABC तो मिल रहा है, साथ साथ ये भी मिल रहा है उसमें जोड़ने पर। तो क्या करेंगे, पूरा दोनों समलंब का एरिया निकाल के जोड़ लेंगे, और उसमें नीचे वाला जो समलंब बन रहा BMNC ये घटा देंगे, तो बच जाएगा मेरा ये पार्ट, ये पार्ट दोनों समलंब का एरिया जोड़ करके जब हम ये वाला नीचे वाला पार्ट घटा देंगे तो बच जाएगा मेरा त्रिभुज का एरिया। और जो कि निकालना है, चलिए त्रिभुज का एरिया है, इसलिए यहाँ से हम लिखेंगे समलंब ABC का क्षेत्रफल बराबर
समलंब ए बी एम एल, पहले समलंब इस समलंब ए बी एम एल, ए बी एम एल का क्षेत्रफल प्लस समलंब ए एल एन सी, ए एल एन सी का क्षेत्रफल, इसमें घटा देंगे समलंब बी एम एन सी, समलंब बी एम एन सी का क्षेत्रफल। अगर इसको घटा देंगे तो देखिए क्या बन रहा है। यहाँ से हम सबसे पहले इसका एरिया निकालें, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया समलंब ए बी एम एल, समलंब ए बी एम एल का एरिया तो हो जाता है सूत्र समलंब का हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब बी एम और ए एल, ये दोनों समांतर भुजा है, ये और ये समांतर भुजा है, तो बी एम प्लस ए एल इंटू ऊंचाई, ऊंचाई तो इसके बीच का जो लंबी दूरी होता है, लंबी दूरी एम एल हुआ, एम एल, फिर प्लस इस समलंब का क्षेत्रफल को हाफ इंटू इसमें दोनों समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए एल प्लस सी एन, ए एल प्लस सी एन इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब इसके बीच की लंबी दूरी ये हो जाएगा एल एम माइनस इसमें हो जाएगा हाफ इंटू ये वाला समलंब बी एम एन सी, इसमें समांतर भुजा कौन है, समांतर भुजा बी एम और सी एन, समांतर भुजा कौन है, बी एम और सी एन, तो बी एम प्लस सी एन, दोनों समांतर भुजा का योग होता है, प्लस सी एन इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से एम एन होगा, इसका एम एन, तो यहाँ से एरिया निकल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हाफ, सभी जगह तो हाफ कॉमन, हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, हाफ कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बच रहा है, बी एम प्लस ए एल, बी एम कितना है, बी एम ये वाई प्लस ए एल ये है वाई वन, मतलब वाई टू प्लस वाई वन इंटू एम एल है ये एम एल एक्स वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस फिर इसका एरिया, तो ए एल का मान हमको है मालूम है, ए एल है यही बाई वन प्लस सी एन है बाई थ्री इंटू में हो जाएगा ये ऊंचाई एल एन मतलब एक्स थ्री माइनस एक्स वन और माइनस हो जाएगा इसका एरिया, तो इसका एरिया बी एम प्लस सी एन, बी एम ये है बी एम प्लस सी एन, मतलब वाई टू प्लस वाई थ्री इंटू एम एन, ये हो गया यहाँ से यहाँ एम एन, यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स थ्री में एक्स टू घटा देंगे, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, देखिए एम एन निकालना है, तो पूरा में यहाँ से यहाँ तक में इतना घटा देना है, तो यहाँ से यहाँ है एक्स थ्री में ये वाला घटा देंगे तो पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ से हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हाफ इंटू गुना कर देते हैं, सभी का गुना कर देंगे, तो हाफ इंटू क्या रहा है, गुना कर दिया बाई टू एक्स वन, यानी कि एक्स वन बाई टू, फिर बाई टू गुना एक्स टू माइनस में एक्स टू बाई टू, फिर इसको इससे कहते हैं इसको इसे, तो एक्स वन बाई वन, फिर यहाँ पर माइनस एक्स टू बाई टू, इसी तरह से दोनों गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा बाई वन एक्स थ्री, मतलब
x3y1। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस में x1y1, चलो y3 x3 तो x3y3, इसको इसे माइनस में कर देंगे x1y3, यहाँ से आ जाएंगे माइनस y2 x3 मतलब x3y2। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x2y2, इसको इससे करें, इसको इससे करेंगे तो माइनस में आ जाएगा x3y3, माइनस इसलिए हो रहा है कि माइनस से गुना हो रहा है, x3y3 माइनस 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 फिर प्लस हो जाएगा x2y3, ये हो गया। अब इसमें देखिए प्लस माइनस अगर समान राशि है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, जैसे x2/2 माइनस में और x2/2 प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट, और बचा हुआ है x1/1 प्लस में और x1/1 माइनस में है, ये भी कैंसिल। और देखिए x2/2 माइनस में है और x2/2 प्लस में है, x2/2 माइनस में है, मिस्टेक लगता हो गया कि x2/2 माइनस में, x2/2 माइनस में हो गया, गुना किया y2 x1/2 x2/2 x1/1 माइनस में y1 x2 हो गया, x2y1 हो गया, मिस्टेक लिखा हुआ है y1 हो गया, इन्हें कटेगा। अब देखिए यहाँ पर x3/3 माइनस में और x3/3 प्लस में, ये कैंसिल आउट होगा, तब बच गया क्या बचे, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ, देखिए x1 यहाँ पर है तो x1 कॉमन, x1/2 ये बच गया, इधर जाएंगे, इधर जाने के बाद x1 वाला कहीं है, यहाँ है माइनस में x1/3, चलो ये लिखा गया, कट गया यहाँ x2/2 माइनस में x2/1, और कहीं होगा x2 वाला कहीं होगा टर्म, यहाँ पर है प्लस में x2/3, फिर आइए x3 वाले के पास, x3 वाले के पास यहाँ पर x3 यहाँ है प्लस में x3/1 माइनस में x3/2, यही सब बचा, तो कुल मिला करके कितना होगा, तो बराबर हाफ इंटू x1 कॉमन ले लीजिए, x1 कॉमन अंदर में बच गया y2 माइनस y3 माइनस यहाँ पर प्लस x2 कॉमन ले लीजिए, x2 प्लस में कॉमन ले लीजिए, तो पहले ये लिखाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 कॉमन, फिर प्लस x3 कॉमन, तो y1 माइनस y2, ये हो गया त्रिभुज ABC का, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, ये सूत्र हो गया, ये सूत्र निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का x1 इंटू, इसका मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज का एरिया निगेटिव नहीं होता है, एरिया त्रिभुज का एरिया निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका मॉडुलस लगा देते हैं, अंत में मॉडुलस ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गया, हमारा सूत्र आ गया, देखने में लग रहा है त्रिभुज ABC का एरिया जो है बहुत लंबा चौड़ा आया है, लेकिन लंबा चौड़ा कुछ नहीं, हम इसका लॉजिक बताएंगे किस तरह से याद रखना है। देखने में लग रहा है बहुत लंबा एरिया है, इसका एक सूत्र, इस सूत्र को याद रखा जा सकता है इस तरह से, हाफ इंटू, क्योंकि त्रिभुज का एरिया जो होता है हाफ लगता है, हाफ गुना लंब गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, और उसके बाद देखिए 3 को सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, 3 को साइड ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं हाफ इंटू, एक बार x1 को बाहर रखते हैं, जब x1 को बाहर रखेंगे देखिए इस तरह से चलता है ऑर्डर 1
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, जोड़ते हैं। तो 1 के बाद क्या मिलेगा, 1 के बाद 2 मिलेगा, 1 के बाद 2, तो y2 माइनस y3। चलिए हो गया। यहाँ पर क्या होगा, अब क्या रहेगा, x2 बाहर रहेगा। अब x2 बाहर रहेगा, जब x2 बाहर रहा ये वाला, तो अभी अंदर में y3 माइनस y1 हो जाएगा। अंदर में क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा। प्लस इसके बाद यहाँ पर x3 बाहर रहेगा। इस बार क्या रहेगा बाहर, जब x3 बाहर रहा तो 1 2 मतलब y1 माइनस y2। देखिए बच्चों, इसका क्या आ गया, इसका आ गया एरिया आ गया। जो सूत्र यहाँ पर हम लाए थे प्रूव करके, वही सूत्र को यहाँ पर लिख दिया गया है। और इसको लॉजिकल याद रखना है, रटना नहीं है, रटना कुछ भी बिल्कुल नहीं है, इसको लॉजिकल याद रखना। किस तरह से याद रखना, फिर से एक बार देखिए, एक बार फिर से देखिए क्या करते थे हम, हाफ इंटू x1 को बाहर रखते थे। एक बार 3 नियामक होता है, देखिए याद रखने का तरीका, ये याद रखने का तरीका हम समझा रहे हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। और ये जो लेते हैं, क्रम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेते हैं। ABC का एरिया का वर्टेक्स जो लेंगे, नियामक लेंगे इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई इस दिशा से चलती है, लेकिन हम उसके विपरीत दिशा में रखते हैं तीनों नियामक को, x1 y1 x2 y2 ऐसे घूमेंगे। तब यहाँ पर हमको एरिया इसका लिखने के लिए अगर कहेगा तो रटना कुछ भी बिल्कुल नहीं है। बाकी लोग तो रटाता है कि रटिए इसको, रटना हम नहीं कहते। एक चीज को रटना नहीं, मैथ में अगर मैथ को रटना है तो फिर मैथ हमसे पढ़ना लगा। यहाँ पर क्या करना है, x1 को बाहर रखेंगे। देखिए इस एरिया को हाफ तो रखना पड़ेगा, हाफ इंटू इस एरिया के। देखिए लग रहा है कि बहुत भयानक सूत्र, खतरनाक, इसको देख करके स्टूडेंट एकदम मुंझान हो जाता है, कितना बड़ा सूत्र कैसे याद रखेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं, इसका मेरे पास लॉजिक है। एक लॉजिक में एक बार में आराम से रखा जा सकता है। x1 को बाहर रखते हैं, एक बार सबको बाहर रखते हैं, x1 को एक बार x2 को एक बार x3 को। तो जब x1 को बाहर रखते हैं तो अंदर में 1 के बाद क्या है, साइक्लिंग में बोलते घूमते हैं, 1 2 3 में 1 2 3 में घूमते हैं, वो भी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो 1 को बाहर रखें तो अंदर में रहेगा y1 के बाद क्या आएगा 2 माइनस 3, अंदर में y वाला पद रहेगा, प्लस आगे रहेगा x3 बाहर, x2 रहेगा बाहर। 1 के बाद 2 जब हो गया तो 2 के बाद देखिए 2 के बाद क्या होता है 3 हुआ, तो y3 माइनस y1। फिर इसके बाद 3 बाहर रहेगा, तो 3 के बाद आता है, 3 के बाद क्या होता है 1, उसके बाद 2, तो y1 माइनस y2। इस तरह से अगर याद रखते हैं तो कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं याद रखना, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है कि रट्टा मारना इसको। विद्यार्थी इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है, इस तरह से याद रखा जा सकता है। अब देखिए इस पर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट में कुछ लिखिए। नोट नंबर 1 कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं लेते हैं। अगर निगेटिव आ जाता है तो भी उसको मॉडुलस लगा करके पॉजिटिव कर लिया जाता है। नंबर 2, नोट नंबर 2, त्रिभुज का शीर्ष घड़ी के विपरीत दिशा में लिया जाता है। घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात अगर त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है, 3 शीर्ष दिया हुआ, अगर हम इस शीर्ष को मानते हैं x1, y1, तो
विपरीत दिशा में लेकर चलेंगे तो घड़ी का विपरीत दिशा इस दिशा होता है, क्योंकि घड़ी का सुई जो होता है इस दिशा से घूमता है, तो उसका विपरीत इधर हुआ, तो इस दिशा में लेना। हमारा दूसरा नियम जो होगा x2/2 यहाँ पर लेंगे और x3/3 यहाँ पर लेंगे। x3/3 यहाँ पर लेंगे, इस दिशा से घूमते हुए लेना। अगर इसको हम x1/1 मानते हैं तो हमारा x2/2 ये हो जाएगा और x3/3 ये हो जाएगा। तो किसी भी चीज को आप x1/1 ले सकते हैं और उसके विपरीत घड़ी के विपरीत दिशा में घूम के चल जाना है। इस तरह से अगर लेते हैं, इस तरह से वर्टेक्स लेते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा, ABC का क्षेत्रफल जो होगा हाफ इंटू मोड ले लेते हैं। मोड इसलिए लेते हैं, मोड कहता है कि धनात्मक होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए मॉडुलस लगा दिए। यहाँ पर हो जाएगा x1 बाहर रखेंगे, अभी बताए थे लॉजिक याद रखने के लिए कि x1 जब बाहर रखेंगे तो y2 - y3 प्लस x2 बाहर रखेंगे तो y3 - y1 प्लस x3 बाहर रखेंगे तो y1 - y2, ये मॉडुलस हो गया। इस तरह से इसका एरिया हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज ना रख करके आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते हैं ए वर्टेक्स को ABC, अगर हम यहाँ पर ले लिए x1/1 और x2/2 यहाँ ले लिए और x3/2 यहाँ ले लिए, तो इस केस में एरिया जो हमारा हो जाएगा, इस केस में एरिया इसका हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा। तो यहाँ पर बस वही होगा, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा। सिर्फ क्या जाएगा, माइनस हाफ ऑफ मोड x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। अंतर से कितना होगा कि माइनस लग जाएगा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं वर्टेक्स को। इस डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज कहलाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। डायरेक्शन ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में लेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे और ज्यादातर ऐसी को यूज करेंगे, इसका यूज नहीं के बराबर करना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बताते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? अगर तीन बिंदुएं एक रेखा पर स्थित होता है तो उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स या संरेख बिंदुएं। हिंदी में संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदुएं कहते हैं। संरेख बिंदु जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जब तीन या अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदुएं कहते हैं। संरेख बिंदुएं कहते हैं। जब एक रेखा पर स्थित होगा तीन बिंदुएं, जब एक रेखा पर स्थित होगा तीन बिंदुएं तो उसे कहते हैं संरेख बिंदु। जैसे एक रेखा, एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पर अगर तीन बिंदु स्थित है या तीन से अधिक तो ये तीनों संरेख कहलाएगा। जैसे
कि अगर तीन बिंदु संरेख है ए बी सी, तीन बिंदु संरेख है तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा। यदि, क्योंकि देखिए तीन बिंदु आ गया एक रेखा पर, इससे त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हो रहा। त्रिभुज का निर्माण तो कब होता है? जब वो संरेख रहता है, वो संरेख बिंदु रहता है तीन को, तब होता निर्माण। आई के तीनों जो आ गया, जब एक ही रेखा पर तीनों आ गया, तीनों कहाँ आ गए? एक ही रेखा पर, यहाँ भी ए यहीं आ गया तो संरेख हो गया। तो संरेख हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। जैसे देखिए ए अब यहाँ पर कुछ देर में यहाँ पर अगर ये चलाएगा तो यहाँ त्रिभुज ऐसा क्षेत्रफल देखो घट गया। अगर कुछ देर के बाद अगर ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ आ गया तो और क्षेत्रफल कम गया, और क्षेत्रफल क्या हो गया? कम गया। अगर कुछ समय के बाद मान लेते यहाँ पर ये आ गया और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल घट रहा। एक समय ऐसा आएगा कि जब तीनों एक ही रेखा पर हो जाएगा, जब तीनों एक ही रेखा पर हो जाएगा तो संरेख हो जाएगा तीनों बिंदु। जब संरेख हो जाता है तो उसका त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। और शून्य से कम नहीं होता, नेगेटिव में कभी नहीं जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं, कम से कम 0 होता है, या 0 या 0 से कुछ ऊपर होगा, 1 2 माइनस प्लस 1/2 1/3 इस तरह से होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। तो वही दिखा रहे हैं हम कि अगर तीन बिंदु संरेख है तो उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान शून्य होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान शून्य है तो तीनों बिंदु संरेख है, दोनों तरफ से सही है। तीन बिंदु, बात क्या करें ध्यान से सुनिए। अगर तीन बिंदु संरेख है मतलब एक सरल रेखा पर स्थित है, यदि तीन बिंदुएं संरेख हो तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, 0 होता है। और नोट नंबर 4, इसका उल्टा भी सही है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो तीनों बिंदुएं, जिससे त्रिभुज बना है वो तीनों बिंदुएं संरेख होते हैं, तो तीनों बिंदु क्या होते हैं? संरेख होते हैं। जब तीन बिंदुएं से निर्मित अगर क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। जब तीन बिंदु संरेख है, रेखा पर स्थित है, तो उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका मान शून्य होता है। चलिए नोट नंबर 4 हो गया, हमारे केवल चीज था ये। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इस पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष ज्ञात हो। इस पर ये तो थ्योरी बताए, सूत्र साबित कर दिए। अब हम एक क्वेश्चन लेकर के आपको दिखाते हैं कि कितना इजी से निकल जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। केसी सिन्हा का बुक से बताते हैं और कोऑर्डिनेट का एक्सरसाइज हम केसी सिन्हा का बुक से बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीनों नियमों अगर पता है तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। एक्सरसाइज का हम केसी सिन्हा का बता रहे हैं। केसी सिन्हा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसमें कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। शीर्ष दे दिया है, शीर्ष है 3, -4, दूसरा शीर्ष है 7, 5 और तीसरा शीर्ष है -1, 10। इस तरह से त्रिभुज का 3 शीर्ष दे दिया है। तो इस तीनों शीर्ष से त्रिभुज निर्माण होगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अगर मान लेते हैं, माना कि a का इसी से a का मान है 3,
-1, इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया निकालना है। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज भी बना सकते हैं इस तरह से। अगर त्रिभुज जैसे डायग्राम हर एक बार हिसाब बनाने में त्रिभुज का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसे समझा देते हैं बना करके। A B C ये होगा 3, -4, ये हो गया 7, 5 और ये हो गया -1, 10। इसका एरिया निकालना है। तो बोले थे त्रिभुज का सिर्फ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, इस दिशा में लेते हैं। यहाँ लिया तो बी हमारा यहाँ लेगा, सी यहाँ लेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसलिए लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े थे हाफ ऑफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये पढ़े थे। इसका मॉड लेते हैं, अगर निगेटिव मॉड इसलिए लगा लेते हैं दोनों तरफ कि निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है। तो हाफ इंटू बस सबका मान रख दीजिए। x1 का मान ये हो गया x1, ये हो गया x1, मतलब ये हो गया x1 3। तो 3 इंटू y2 माइनस y3, जब ये x1 y1 हुआ तो y2 माइनस y3 मतलब 5 माइनस 10 प्लस अब x2, ये है x2। अगर नहीं समझ में आता तो हिंट के लिए, अपना हिंट के लिए x1 y1 यहाँ लिख लेना, x2 y2 इसको लिख लेना और x3 y3 इसको लिख लेना। हिंट इस तरह हो जाएगा तो गलती नहीं होगा, कैलकुलेशन में गलती कभी नहीं होगा, मान रखने में गलत नहीं होगा। इस तरह से हिंट कर देते हैं। अगली x2, इस बार क्या रहेगा, इस बार x2 बाहर रहेगा, x2 का मान 7 बाहर रहा तो y3 माइनस y1, y3 का मान 10 और y1 का मान -4, तो 10 और -4 प्लस x3 बाहर रहेगा। इस बार x3 का मान -1 बाहर रहेगा और अंदर में क्या रहेगा y1 माइनस y2, y1 का मान -4 और माइनस होगा y2 का मान 5। देखिए कितना आराम से निकल जाएगा। ये अब क्या है, बच्चा का खेल आ गया, हम लल्लो हो गया। सिर्फ हल करना आसान है, समय इसको कैलकुलेट करना बोर्डमास की जैसा, कुछ नहीं रहा। मेन है ये, आज इसको भी हम मेन नहीं समझते, इसको रटना नहीं घर में जाकर, इसको हम समझाते हैं लॉजिकल बाय लॉजिक। कोई भी कोऑर्डिनेट का आज तक हम एक भी सूत्र विद्यार्थी रटने का देगा, जो रटता रटने नहीं वो भी अगर हमसे पढ़ेगा तो रटना ही बेकार है, मैं पढ़ना ही बेकार है। तो हाफ इंटू 3, यहाँ पर 3 इंटू कितना हो गया, 5 में से 10 गया तो -5 प्लस 7 इंटू 10 माइनस प्लस 10 4 14 फिर प्लस -1 और इंटू -9, इसका मॉडुलस। इस तरह से हाफ इंटू यहाँ पर हो गया 5 या माइनस में 15, यहाँ पर प्लस 70 98 यहाँ पर प्लस में माइनस प्लस बना जाएगा 9। तो यहाँ पर हो रहा है हाफ इंटू, ये सब एक साथ जोड़ लिया 107 माइनस 15 तो 107 में 15 जाएगा तो हाफ इंटू 92, ये कट जाएगा 46 वाला बराबर 46। अब वर्ग इकाई लिख देते हैं, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ये हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। कितना आसान से निकल गया, यही हमारा आंसर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 46 वर्ग इकाई। इस तरह से अगर समझ लेते त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना काफी आसान है, बहुत ही आसान सूत्र से हम निकाले और इसको याद रखिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया पूरा कि किस तरह से पूरे अगर समझ में आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।